हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। ये द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले ये हम टॉपिक्स देख लेते हैं आज के। GS1 में हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में से RTI के बारे में देखेंगे। IR यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में से यूके इंडिया डायलॉग को देखेंगे। इस डायलॉग में स्पेशली सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि यूके के जो हेड हैं उन्होंने इंडिया से अर्ज किया है कि आप अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपडेट कीजिए। तो ये पूरा इशू क्या है इसको देखेंगे। देन IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इससे रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है और IEA है क्या और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको देखेंगे। देन हेल्थ में नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ, तो ये एक एडिटोरियल आया है आज, इसको देखेंगे। एंड देन GS3 में इकोनॉमी में से नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी किसे मिला है और बहुत छोटी सी चीज़ है, इसे एक बार देख लेंगे। एनवायरमेंट में टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, तो IPCC की एक रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर ये एडिटोरियल बेस्ड है, टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, इसको भी देखेंगे। ओके, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कैलाश सत्यार्थी जी ने इस आर्टिकल को लिखा हुआ है और इसमें ये कहा है बेसिकली कि जो हेल्थ है, हेल्थ का जो राइट है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने की ज़रूरत आ गई है अब। तो हेल्थ का अभी देखो, अभी राइट टू हेल्थ हम सभी के पास है वैसे तो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल इसे क्यों कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाना चाहिए हमें, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जैसे ही बन जाता है राइट टू हेल्थ, तो इसमें एक्स्ट्रा लीगल प्रोटेक्शंस जुड़ जाते हैं, एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी जुड़ जाती है, एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशंस जुड़ जाते हैं। और आपको जैसे कि पता है, कोई आपका नॉर्मल राइट है, नॉर्मल लीगल राइट है और कोई फंडामेंटल राइट है, उन दोनों के बीच में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। लीगल राइट आप एनफोर्स कर सकते हो ऐसे भी, अगर आपके लीगल राइट को कोई वायलेट कर सकता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप ना सिर्फ नॉर्मल कोर्ट, सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स में जा सकते हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 के अंतर्गत ये दिया हुआ है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ को अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने की ज़रूरत है। अगर हम 2-3 चीज़ें और देख लें जो इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, पहले एक इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हैं, जैसे कि आर्टिकल 25 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये कहता है कि राइट टू हेल्थ को इंश्योर करना हर स्टेट की जिम्मेदारी है, हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देन फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जुडिशरी के अकॉर्डिंग राइट टू हेल्थ इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल 21। DPSP में भी कई जगह ये मेंशन है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो सिटीजन है उनके राइट टू हेल्थ को इंश्योर किया जाए। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में भी ये कई बार कहा गया है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के यहाँ पे जब इतनी सारी चीज़ें कही जा रही हैं, तो जब हेल्थ ये मानता है कि उसकी जिम्मेदारी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसे शामिल क्यों नहीं किया जाए? ठीक है, इसको वैसा ही प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जाए जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को दिया गया है, राइट टू एजुकेशन को दिया गया है, वैसा ही राइट टू हेल्थ को भी यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो मिलना चाहिए, ये चीज़ कही है इसमें। ओके, अब देखो इस आर्टिकल के ऊपर आते हैं, इस एडिटोरियल के ऊपर आते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ इसमें ये कही गई है कि पेंडेमिक अभी गया है। ठीक है, पेंडेमिक में हमने देखा कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा सभी पे। ठीक है, कोई भी वर्ग इससे छूटा हुआ नहीं था, सभी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इसका। और सबसे ज़्यादा जो हमने लेसन यहाँ पे लर्न करे हैं वो है रिगार्डिंग द हेल्थ। ठीक है, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको किस तरह से सुधारना है और हज़ारों चीज़ें। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा लेसन हमको लर्न करना चाहिए, जिसकी बात कोई कर नहीं रहा है, वो ये कि राइट टू हेल्थ जो है उसको अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने की ज़रूरत है। अब इसका क्या मतलब है? राइट टू हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने की ज़रूरत है, यानी कि आपको प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, ये इंश्योर करे खुद कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आज के टाइम पे कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, आयुष्मान भारत है, ठीक है, जन आरोग्य मिशन है, वगैरह बहुत सारी जो हैं स्कीम्स चल रही हैं हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, राइट टू हेल्थ को इंश्योर करने के लिए। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इस राइट टू हेल्थ को इंश्योर करे, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने 3 सेक्शंस के ऊपर मेजरली फोकस किया हुआ है इस आर्टिकल में। एक तो है फार्मर्स को आपको पता है, स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स ने भी कितना प्रॉब्लम्स देखी हैं इस पेंडेमिक के दौरान। ना उनके पास प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी थी हेल्थ सर्विसेज की, ना ही उनके पास इतना अफोर्ड कर पा रहे थे वो इन हेल्थ सर्विसेज को। दूसरी चीज़, अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट वर्कर्स। तो देखो, अनऑर्गेनाइज माइग्रेंट वर्कर्स की प्लाइट हम सभी को पता है, किस तरह से इनका मास एक्सोडस हुआ था, रिवर्स माइग्रेशन करा था इन्होंने और इनके पास खाने तक को नहीं था। तो राइट टू हेल्थ तो हम इनसे कहाँ ही एक्सपेक्ट करें।
ठीक है। और इनके पास मेडिकल बिल्स भरने को पैसे नहीं थे, हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस नहीं था। यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक तो फार्मर्स को इन्होंने कैटेगराइज किया। इसके बाद विमेन की बात की है अलग से एक्सप्लिसिटली, जैसे विमेन अलग से टैबूज और पेट्रियार्की डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है अपने घर में भी और अपने घर के बाहर भी। तो जब भी बात आती है कि सपोज कि दो लोग एक फैमिली के, एक नॉर्मल लोअर क्लास फैमिली के अगर दो लोग बीमार हैं, उसमें से एक मेल है और एक फीमेल है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे मेल को रखा जाता है, फीमेल को नहीं। तो यहाँ पे ये भी चीज़ कही गई है कि ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, और ये डिस्क्रिमिनेशन तब खत्म होगा जब फीमेल के पास भी इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहेगा, राइट टू हेल्थ वाला, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रन की बात करें तो स्पेशली चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे इन्होंने चाइल्ड लेबर की बात की है। देखो जो कैलाश सत्यार्थी, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है। और कैलाश सत्यार्थी स्पेशली बच्चों के लिए काम करते हैं, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करते हैं। इनकी एक संस्था भी है, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे चाइल्ड लेबर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि जो बच्चे हैं उनको भी पेंडेमिक के दौरान चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होना पड़ा, ठीक है। कई सारी हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ा। इनके पास एजुकेशन नहीं था, एनरोल नहीं कर पा रहे थे अपने स्कूल्स में, क्योंकि अगर ये स्कूल जाते तो इनकी फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो ये साथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, उसमें अपना योगदान नहीं दे पाते। तो इसीलिए यहाँ पे चिल्ड्रन के ऊपर भी यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है। अब देखो इसके अलावा कुछ चीज़ें और कही गई हैं, जो चिल्ड्रन हैं वो जब इस हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं चाइल्ड लेबर करने के लिए, तो इनके ऊपर कई सारे टाइम तक हेल्थ इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इनको टीबी हो सकता है, स्किन डिसीजेज हो सकते हैं, आईज इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इस तरह की कई सारी इनके ऊपर बीमारियां देखी जाती हैं आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम दिस चाइल्ड लेबर इशू, ओके। तो चाइल्ड लेबर से इनको बाहर निकालने के बाद भी इनके ऊपर हेल्थ इम्पैक्ट कई सालों तक रह जाता है। तो ये सारे इश्यूज़ के कारण यहाँ पे ज़रूरत है कि हम चिल्ड्रन पे, विमेन पे और फार्मर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए, स्पेशली इन 3 कैटेगरीज के लिए तो हम राइट टू हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन सब के अलावा ये भी चीज़ है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगा और हमारी वेलबींग भी इंश्योर हो पाएगी लोगों की। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, देखो वेलबींग तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, जैसे ही लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल जाएगा, राइट टू हेल्थ का, तो वो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको इनके इस राइट को लेकर कोई भी करप्शन नहीं हो सकता, कोई भी धांधली नहीं हो सकती, ठीक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे समझोगे, देखो अभी क्या होता है ना, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत है लोगों का, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि वैसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर सिटीजन्स का करे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोगों को अपने जेब से अलग से आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ता है एक्सपेंडिचर अपने हेल्थ क्राइसिस से बचने के लिए, उसे कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसके कारण उनका बड़ा मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट जो है मॉनेटरी टर्म्स में वो इन चीज़ों में ही चला जाता है, हेल्थ सेक्टर में ही चला जाता है, तो वो आगे काम नहीं कर पाते। इनफैक्ट गवर्नमेंट की भी बात करें तो गवर्नमेंट आज की डेट में सिर्फ 1.3% जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रही है हेल्थ सेक्टर में। तो अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना देते हैं और हम इसके लिए प्रॉपर प्रोविजंस कर देते हैं, तो हो सकता है कि हमारी फंडिंग कैपेबिलिटी के थोड़ी सी फंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा के हम यहाँ पे अपने दूसरे सेक्टर्स में भी ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी आपको पता है कि पब्लिक हेल्थ जो है, ये सेक्टर हमारा कितना ज़्यादा ध्वस्त पड़ा था, और जैसे ही कोविड आया हमारी सारी बजटरी एलोकेशन जो है वो हेल्थ सेक्टर में चली गई, ठीक है। इसके कारण हम कहीं और इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका ना। तो उसी तरह अगर हम इसको एक राइट टू हेल्थ को हम यहाँ पे इंश्योर कर देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर हम इसकी फंडिंग बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि हमें दूसरी तरफ देखने को मौका मिले, हम दूसरी तरफ इन्वेस्ट कर पाएँ, उसके कारण हम हो सकता है कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन कर पाएँ, इन्वेस्टमेंट कर पाएँ दूसरी जगह भी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे फैमिली की सेविंग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फैमिली की सेविंग्स बढ़ेंगी क्योंकि उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। देन जो हमारा आयुष्मान भारत का विजन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ठीक है। और दो चीज़ें और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं कि हमारे पास फंडिंग एक तो नहीं है, सिर्फ 1.3% ऑफ द जीडीपी हम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनफैक्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है हमारी 2017 की, उसमें हमने ये टारगेट रखा है कि हम 2.5% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, 2.5% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करेंगे हेल्थ सेक्टर में। तो एक तो हमको फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। एक सजेशन ये भी दिया जाता है कि हम एक
एक नोडल एजेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत है जो पूरा हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे ध्यान में रखे, इसको मॉनिटर करे, इसको ट्रैक करे और ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे करे। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। और यहाँ पे एक चीज़ ये कही गई है कि देखो ये सारी चीज़ें करने से ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पर, बल्कि नेशनल लेवल पर भी असर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो लिगेसी है गवर्नमेंट की वो इंश्योर होगी। देखो हर गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा काम करके जाएं जिसको बहुत दिनों तक याद रखा जाए। तो यहाँ पे ये एक बोल्ड डिसीजन लेके गवर्नमेंट अपनी लिगेसी को इंश्योर कर सकती है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था। एक इससे रिगार्डिंग एक मेंस का क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड टू मेक राइट टू हेल्थ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डिस्कस द नीड एंड चैलेंजेस टू इट। ठीक है, तो चैलेंजेस और नीड क्या है राइट टू हेल्थ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने के लिए, ये आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इशू है एक आईपीसीसी को लेकर। तो देखो टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, तो आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है, 6th रिपोर्ट आई है। ठीक है, आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट आई है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले आईपीसीसी क्या है इसको देख लो। तो आईपीसीसी है यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका नाम है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 की बॉडी है ये, और ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने बनाई हुई है। और इसमें ये देखो ये काम क्या करती है, ये बेसिकली क्या करती है, एक्सेस करती है। ठीक है, सर्वेस करती है और बेसिकली ये स्टडीज़ करती है कि क्लाइमेट के ऊपर अभी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके कारण जिस स्टडीज़ को मानकर या जिस सर्वेस को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है रिगार्डिंग क्लाइमेट। तो इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेसिस फॉर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स टू डेवलप क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़। तो क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ को यहाँ पे बनाने के लिए इसका सहारा लिया जाता है, इनकी स्टडीज़ का सहारा लिया जाता है। ओके, अब देखो आते हैं हम इशू के ऊपर। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की है, आर्टिकल वही है। ठीक है, तो देखो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है और आईपीसीसी की जो आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट है इसमें कई सारी चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं। जैसे कि तो देखो पहली चीज़ यहाँ पे ये कही गई है कि पास्ट डिकेड 2011 से लेके 2020 तक की हम बात करें तो लगभग 1.09 डिग्री सेल्सियस हम आगे बढ़ चुके हैं 1850 के लेवल से। ठीक है, देखो आपको पता होगा पेरिस पैक्ट जो हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, COP21 की बात कर रही हूँ मैं, यूएनएफसीसी की एक क्लाइमेट यूएनएफसीसी ये एक बॉडी है। ठीक है, यूएन की जो क्लाइमेट चेंज से डील करती है, इसकी एक मीटिंग हुई थी 2015 में और ये COP21 हुई थी। यहाँ पे पेरिस डील एक साइन हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि हम 1850 के मुकाबले 1850 की तुलना में मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर राइज को रोक सकें, और अगर यहाँ हम और इनफैक्ट कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रोक सकें बाय 2100। अब देखो हमारा टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हमको रोकना है बाय 2100, जिसमें से 1.09 डिग्री पे तो हम अभी पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है कि इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट वेव्स देख सकता है, इंटेंस मॉनसून्स देख सकता है, वेदर एक्सट्रीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। देन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है 7th रैंक पे था। ठीक है, इंडिया 7th रैंक पे था वेदर एक्सट्रीम्स के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज़ कही गई है कि जो अलग अलग रीजन्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट का वो भी अलग अलग होगा बेस्ड अपॉन द प्रोडक्शन सिस्टम, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, तो हीट वेव्स की बात की गई है। ह्यूमिड हीट स्ट्रेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया में। इसके अलावा मॉनसून प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो सकता है। इसके अलावा हीट एक्सट्रीम्स हमको देखने को मिल सकते हैं, कोल्ड एक्सट्रीम्स हमको कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, हीट एक्सट्रीम ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कोल्ड एक्सट्रीम्स कम देखने को मिलेंगे इस एशियन कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा ग्लेशियल रन ऑफ बहुत ज़्यादा हो सकता है, सी लेवल राइज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहे गए थे। वापस आते हैं इस एडिटोरियल के ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हमको मिटिगेशन और एडाप्टेशन के मेजर्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, और इसके लिए इंडिया ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा है, इंडिया काम कर रहा है। जैसे कि इंडिया ने अपने INDC इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ये कहा कि हम 450 गीगावाट जो एनर्जी है इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लाने की कोशिश करेंगे बाय 2030। ठीक है, उसके अलावा शून्य प्रोग्राम एक चलाया गया है। ठीक है, शून्य प्रोग्राम ये किसके लिए है, ये शून्य प्रोग्राम नीति आयोग का प्रोग्राम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भी बनाया है, नेशनल एडाप्टेशन फंड भी बनाया है, जिसके थ्रू हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने की है। यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि अब हमें एक ऐसा डेवलपमेंट सेंट्रिक अप्रोच लेने की ज़रूरत है जो इंक्लूसिव हो। ठीक है, जिसमें हम फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, लाइवलीहुड पर्सपेक्टिव इन सभी को साथ में लेकर चलें। ठीक है, और साथ में एडाप्टेशन प्लानिंग को भी यहाँ पे साथ में लेकर चलें। ठीक है, इसके आगे देखो बात कर लेते हैं।
कुछ मेजर्स बताए गए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो देखो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो कही गई है वो ये कि हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मीटरोलॉजिकल डाटा हमारे पास होना चाहिए कि एग्जैक्टली काम हो कैसा रहा है, किस तरह से हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा रिस्क असेसमेंट के लिए भी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हमको सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन वर्क्स कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन को हमको ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है, इस तरह से, ठीक है। थर्ड चीज़ यहाँ पे कही गई है कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इंकरेज करने की ज़रूरत है हमको इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, क्लाइमेट सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए हमको प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर चाहे वो हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंश्योरेंस हो, कहीं पे भी। फोर्थ चीज़ ये कही गई है कि हमको अपने मैंग्रोव्स को, अपने फॉरेस्ट को यहाँ पे बचाने की ज़रूरत है, प्रिजर्व और कंजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें हमको साइंटिफिक एविडेंसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कही गई है। देन फिफ्थ कहा है यहाँ पे कि सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स जो है वो भी यहाँ पे क्लाइमेट प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिक्स्थ यहाँ पे चीज़ कही गई है कि हमारे पास एक फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली काम कर कैसे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई है। और कुल मिला के यह कहा गया है कि अगर हम अभी भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो देखो हमारे साथ जो सोशली इकोनॉमिकली होना है वो तो होना ही है, साथ में हमारा फिजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्यूचर के लिए, और ये एक सस्टेनेबल तरीका नहीं होगा आगे बढ़ने का, डेवलपमेंट लाने का, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं। यूके आस्क्ड इंडिया टू अपडेट क्लाइमेट गोल्स। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले ही बात की थी INDC की, ठीक है, इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये इंडिया के टारगेट्स हैं, वॉलंटरी टारगेट्स हैं, ठीक है। वॉलंटरी टारगेट्स हैं जो इंडिया ने सेट किए अपने लिए। कब? COP21 में। COP21 की बात मैं अभी आपसे कुछ समय पहले कर रही थी। पेरिस डील जो हुई थी 2015 में, यूएनएफसीसी की जो पेरिस डील हुई थी 2015 में, COP21 में, उसमें हर देश ने अपने अपने लिए टारगेट सेट करे वॉलंटरीली, ठीक है। बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी टारगेट्स थे ये, और उसमें इंडिया ने भी अपने लिए कुछ टारगेट सेट किए। अब देखो हो चुके हैं इस बात को 6 साल, ठीक है। अब दूसरा हो रहा है, अब होने वाली COP26 ग्लासगो में होने वाली है, यूके में, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने और यूएस भी ये काफ़ी टाइम से कह रहा है इंडिया को, यूके और यूएस दोनों ही इंडिया को कह रहे हैं कि आप अब यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप अपने जो INDC टारगेट्स हैं उनको अपडेट कीजिए। पहले क्या क्या टारगेट्स थे इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो पहले टारगेट्स यही रखे थे हमने कि हम 33% तक अपने कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे, कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को हम कम करने की कोशिश करेंगे बाय 2030। इसके अलावा 40% जो हमारी इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी है इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाने की कोशिश करेंगे। 450 गीगावाट्स जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी होगी इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम नेट जीरो टारगेट की तरफ अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सकें टेम्परेचर राइज को। ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि आप इन टारगेट्स को अपडेट कीजिए और आप एक बाइंडिंग टारगेट सेट कीजिए अपने सामने नेट जीरो एमिशन का, ठीक है। ये कहा है यूके के प्राइम मिनिस्टर ने। हम इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम नेट जीरो एमिशन के लिए अपना एक टारगेट सेट करें, क्योंकि अभी तो हमारा डेवलपमेंट काफ़ी कुछ बचा हुआ है, अभी तो हमें चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना बचा हुआ है, ठीक है। हालांकि ठीक है क्लाइमेट स्मार्ट तरीकों से हमको यूज़ करना चाहिए चीज़ों को, लेकिन नेट जीरो एमिशन की तरफ अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेट जीरो एमिशन के लिए अगर हम कोई टारगेट सेट करते हैं तो वो एक फीजिबल चीज़ नहीं रहेगी इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये पूरा इशू था, छोटा सा इशू था पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, RTI के बारे में। ओवर 2 लाख RTI प्लीज पेंडिंग। तो देखो सबसे पहला तो RTI क्या है? RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होगा, 2005 का ये एक्ट है और इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि किस तरह से सिटीजन के राइट टू इन्फॉर्मेशन को इंश्योर किया जाएगा। इसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2002 का, उसको इसने रिप्लेस किया था। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कहा जाता है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत इम्प्लिसिट है, ठीक है। कई सारे जजमेंट्स में भी ये सामने आया था कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अंतर्गत ये इम्प्लिसिट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो जब भी आप ये सोचते हो कि इस दफ्तर में क्या हो रहा है, इस ऑफिस में क्या हो रहा है, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपका पैसा किस तरह से यूज़ हो रहा है। आप टैक्स पेयर हो, आपका पैसा किस तरह से यूज़ हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, तो आप वो कैसे कर सकते हो? RTI के थ्रू कर सकते हो। तो ये गुड गवर्नेंस की निशानी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाती है गवर्नेंस में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर होती है।
ठीक है, तो आरटीआई की तो हमने बात कर ली। अब आरटीआई में देखो क्या लिखा है कि 2 लाख आरटीआई प्लीज अभी तक पेंडिंग है। अगर आप आज की डेट में अगर आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हो, ठीक है, उड़ीसा में अगर आप यहाँ पे कोई कंप्लेंट फाइल करते हो आरटीआई को लेकर, तो आपका जो केस सॉल्व होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 2028 में मिलेगी। इतने केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। इस हिसाब से मतलब अगर आज की डेट पे जैसा आज चल रहा है सिस्टम, उस रेट पे अगर चलता है तो 2028 में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो 12 स्टेट आरटीआई जो हैं, 12 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं, उनको अगर आप 1 साल दे दो और दूसरे नए केस कोई भी मत दो, ठीक है, तो भी उनको 1 साल लगेगा पूरे जितने अभी उनके पास पेंडिंग केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने में। और साथ में अभी उनके पास 2.55 लाख का, लगभग 2.5 लाख केसेस का यहाँ पे बैकलॉग बचा हुआ है, ठीक है। और इसका मेजर रीज़न क्या है? इसका मेजर रीज़न है वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसीज बहुत है, ठीक है। पर्सनल्स की शॉर्टेज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है इनके, इसके कारण ये सब हो रहा है। ऑलराइट, इसमें एक चीज़ ये भी कही गई है कि देखो 16 years after RTI came into force, it is a tool for citizens to demand accountability। लेकिन फिर भी आज की डेट में भी एस्टिमेटेड 40 लाख टू 60 लाख RTI रिक्वेस्ट यहाँ पे हर साल जाती हैं, जिसमें से 2.5 लाख केसेस की जो 2.5 लाख रिक्वेस्ट हैं वो अभी तक भी पेंडिंग पड़ी है। तो ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग स्टेट के अलग अलग आंकड़े हैं। जैसे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पेंडिंग केसेस हैं, फिर यूपी में हैं, तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे आंकड़े हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि RTI अभी इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर मेंस। ओके, आगे बात करते हैं। इंडिया इनवाइटेड टू बिकम अ फुल टाइम आईईए मेंबर। तो देखो आईईए क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आईईए ये क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 4 मेन फोकस एरियाज हैं इसके: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। तो देखो बेसिकली ये काम क्या करती है, आईईए काम क्या करती है, ये हेल्प करती है मेंबर्स को अपने कि उनकी जो ग्लोबल एनर्जी नीड्स हैं और जो उनकी नेशनल एनर्जी नीड्स हैं वो पूरी हो सके, उनको प्रॉपर एनर्जी सप्लाईज मिल सके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मेंबर्स को हेल्प करती है टू रिस्पॉन्ड टू ऑल मेजर ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। तो अगर ऑयल सप्लाई में कोई भी डिसरप्शन आ रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम बहुत बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये एक तरह से इनको सपोर्ट करती है। आईईए जो है वो अपने मेंबर नेशंस को सपोर्ट करती है, ट्रैक करती है, एनालाइज करती है ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड्स को, प्रमोट करती है ये साउंड एनर्जी पॉलिसी को, फॉस्टर करती है मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को वगैरह। तो जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, कोऑपरेशन हो सकता है, डिस्ट्रप्शन को कम करना हो सकता है, प्रमोट करना हो सकता है एनर्जी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आईईए करती है अपने मेंबर स्टेट्स के साथ। आज की डेट में 30 मेंबर्स हैं इसके और कुछ 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। 8 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं। और इंडिया जो है ये 2017 से इसका एक एसोसिएट मेंबर है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? पेरिस, फ्रांस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर किसी भी कंट्री को आईईए का मेंबर बनना है तो उसको ओईसीडी का मेंबर होना पड़ता है, ठीक है। ओईसीडी क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंडिया जो है, इंडिया को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है कि आप आईईए का फुल टाइम मेंबर बनिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंडिया जो है ना थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एनर्जी का, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी तो इतनी है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं एनर्जी के। तो यहाँ पे इसीलिए आईईए चाहता है कि हम उसके परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि हमारी पॉलिसीज से भी कहीं ना कहीं छोटे या बड़े लेवल पे जो ऑयल प्राइजेस हैं या ऑयल सप्लाई है वो एक तरह से इन्फ्लुएंस होती है। तो इसलिए आईईए चाहता है कि हम भी उसके मेंबर बने। लेकिन अब यहाँ पे एक शर्त होती है, आईईए का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको 90 डेज का आपके पास ऑयल रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व आपके पास 90 डेज का होना चाहिए, मतलब आपके पास इतना ऑयल होना चाहिए कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो 90 डेज तक सर्वाइव कर सके बिना और ऑयल को इंपोर्ट किए, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 9.5 दिन का 9.5 डेज का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। तो अभी तो हम कहीं से कहीं तक इसके लिए एलिजिबल है नहीं, ठीक है। कुछ और चीज़ें देख लो। जो मैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात कर रही थी उसका क्या मतलब है? क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट रिजर्व्स इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स नेट इंपोर्ट टू विच गवर्नमेंट हैज इमीडिएट एक्सेस एंड कुड बी यूज्ड टू एड्रेस द डिस्ट्रप्शंस टू ग्लोबल ऑयल सप्लाई। तो 90 डेज का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की मैं बात करी थी उसका मतलब ये है, यानी कि 90 डेज का आपके पास ऐसा रिजर्व हो जिसको गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्सेस कर सके, और अगर कभी ऐसा होता है कि ऑयल प्राइजेस में, ऑयल सप्लाई में कुछ भी डिस्ट्रप्शन होता है तो
तो वो इजीली एक्सेस कर सके, एड्रेस कर सके उस इशू को बाय यूजिंग दिस ऑयल रिजर्व। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। अब देखो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ये सारी रिपोर्ट जो हैं ये IEA की, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है नोबेल प्राइज से रिलेटेड। इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है और ये मेजरली रिलेटेड है वेजेस एंड जॉब से। एक जो दिया गया है नोबेल प्राइज एक पर्सन को, जो US बेस्ड पर्सन है, इकोनॉमिस्ट हैं, डेविड कार्ड नाम है इनका। इनको ये दिया गया क्योंकि इन्होंने ये बताया कि मिनिमम वेजेस जो है डज नॉट लीड टू लेस हायरिंग। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस का हायरिंग से सीधा संबंध नहीं है, मतलब मिनिमम वेजेस होने के कारण ऐसा नहीं कि आपको हायर कम किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो इन्होंने हायरिंग और मिनिमम वेजेस के बीच में रिलेशन बताया। दूसरे हैं यहाँ पे, इन्होंने जिनका नाम क्या है, इनका नाम है गुइडो इम्बिन्स और जोशुआ एंग्रिस्ट। इन लोगों ने भी इसके बारे में बात की है कि मिनिमम वेजेस इमिग्रेशन और एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है लेबर का। ठीक है, तो हाउ मिनिमम वेजेस, इमिग्रेशन, एजुकेशन अफेक्ट द लेबर मार्केट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बस छोटी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। जो दूसरे एग्जाम होती है ना, जो स्टेट PSC वगैरह, उसमें आपसे सिर्फ नाम पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि क्यों दिया गया है ये अवार्ड। तो मिनिमम वेजेस का, एजुकेशन का, इन सब का लेबर मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको पता करने के लिए यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है, बस एक बार देख लेना, इसको आप पढ़ लेना अगर आपको चाहिए हो तो। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो मेंस का आंसर देंगे, एक और क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए मेरे पास, ये कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। ठीक है, कितनी फील्ड्स में दिया जाता है और उनके नाम क्या है, ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।